आपको बताना है, यहाँ पर मैं एक प्रश्न दे रही हूं आपके स्क्रीन में, 45 और 54 में क्या अंतर है? आप चैट बॉक्स में बताएं। यहाँ पर मैंने आपको दो संख्याएं दी हैं, 45 और 54। और सबसे मजे की बात यह है कि इन दोनों संख्याओं में 4 भी है और 5 भी है ना। 45 में भी 4 5 आ रहा है, 54 में भी 4 5 आ रहा है, लेकिन फिर भी इन दोनों संख्याओं में क्या अंतर है? आप चैट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल, स्थान का अंतर है, प्लेस वैल्यू भी किन्होंने बोला है, दोनों में 10 का अंतर है। अच्छा, 10 का अंतर है। 45 में इकाई 5 है, वेरी गुड, बहुत से हमको आ रहे हैं उत्तर। दोनों में 4 और 5 है, लेकिन फिर भी संख्या अलग है। ठीक है, अंक दोनों में बराबर हैं, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, उसके बावजूद भी ये दोनों नंबर अपने आप में अलग है। तो अंतर क्यों है, अलग क्यों है? क्योंकि अंकों का मान केवल अंक पर नहीं बल्कि उनके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे मैं रीता मंडल हूं, ठीक है, अभी मैं धीरज जी के लिए, मेरे हस्बैंड का नाम धीरज जी है, जब मैं उनके साथ होती हूँ तो मेरा रोल क्या होता है? मैं रीता मंडल ही हूँ, लेकिन मेरा रोल होता है वाइफ का। अगर मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ हूँ तो मैं तो रीता मंडल ही हूँ, लेकिन मेरा रोल वहां पे क्या होता है? मदर का। अगर मैं स्कूल में होती हूँ तो मैं अपने क्लास के बच्चों के साथ रहती हूँ, तो वहां पर मेरा रोल क्या होता है? मैडम का। ठीक है, तो है एक ही रीता मंडल, लेकिन उसके अलग अलग रोल है, उसका अलग अलग एग्जीक्यूशन है। तो यहाँ पर भी अंक जो है उसका मान केवल उसके अंक पर नहीं निर्धारित होता, बल्कि उसके स्थान पर निर्भर करता है कि वो जो अंक है उससे कौन सी संख्या बन रही है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू में कितने वेरिएशंस है, प्लेस वैल्यू आखिर है क्या, ये कहां से आया, और जो 10 बेस होता है, जो बेस 10 सिस्टम है हमारा इंडिया का नंबर सिस्टम, वो कैसे आया, और हम अगर दूसरे बेस सिस्टम की बात करें, 2 बेस 5 बेस, तो उसमें हम कैसे प्लेस वैल्यू को देखते। तो ये सारी चीजें आज आपको कुछ ही क्षणों में पता चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेस वैल्यू जो है, जो स्थानीय मान है, वो केवल संख्याओं का अध्याय नहीं है, यह गणित की संरचना है। और मुझे लगता है कि अगर गणित को समझना है तो ये सबसे अंकों को और संख्याओं को समझने की सबसे पहली सीढ़ी है। हम भले बच्चों को 1 से 100 तक ब्लैक बोर्ड में लिखवा देते हैं, है ना, 3 और 1 31, 3 और 2 32, लेकिन बच्चे वहां पर यदि स्थानीय मान को नहीं समझे, प्लेस वैल्यू को नहीं समझे कि 31 में 1 का स्थान क्या है और 3 का स्थान क्या है, अगर बच्चे ये नहीं समझ पाए हैं तो वो शायद जो गणित की संरचना है उसकी प्रथम सीढ़ी को सफलतापूर्वक नहीं चढ़ पाए हैं। तो प्लेस वैल्यू अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। बिल्कुल, तो उन किसी भी अंक का जो संख्या में स्थान होता है वो किस पर डिपेंड करता है? उस अंक पर नहीं बल्कि उसके स्थान पर डिपेंड करता है। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाह रही हूं कि किसी भी अंक की जो पहचान है वो दो तरह से होती है। एक तो उसका फेस वैल्यू, जैसे मेरा चेहरा है, ठीक है, मेरा फेस वैल्यू हमेशा मेरा, मैं जब माँ भी हूँ, बीवी भी हूँ, मतलब पत्नी भी हूँ और मैडम भी हूँ, तब भी मेरा तो चेहरा यही है। तो फेस वैल्यू हमेशा एक होता है, लेकिन जो प्लेस वैल्यू होता है वो हमेशा स्थान पर डिपेंड करता है। प्लेस वैल्यू को अगर हम एक्चुअल एक फॉर्मूले के रूप में देखें तो उसका फॉर्मूला क्या है? फेस वैल्यू इनटू वो जो स्थान है उसका मान। ठीक है, जैसे अभी हम आगे बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, अभी तो केवल हम बातचीत कर रहे हैं कि किसी भी अंक का जो मान है वो दो तरह से उसकी पहचान होती है। एक होता है फेस वैल्यू, जैसे 54, 54 में 5 का जो फेस वैल्यू होगा वो 5 ही होगा, 4 का जो फेस वैल्यू होगा वो 4 ही होगा, वो कभी नहीं बदलेगा। जो अंक है उसका फेस वैल्यू हमेशा वो ही रहता है। आप आंख मूंद कर कभी भी प्रश्न आए कि 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, आप 9 लिखिए, आप ऑप्शन भी मत देखिए। 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। तो फेस वैल्यू तो अपने आप में क्लियर है, लेकिन एक दूसरा उसका जो उसकी जो दूसरी एक पहचान है वो है प्लेस वैल्यू, यानी वो किस स्थान पर है। और अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं, जो हम बच्चों को कभी नहीं बताते हैं,
हम केवल बताते हैं ये इकाई के स्थान पर है, ये दिहाई के स्थान में है, तो ये 90 हो गया, है ना, इस तरह से हम बताते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मूले के रूप में बच्चों को सिखाना चाहें तो ये एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, प्लेस वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू वो जो स्थान है, ठीक है, वो कौन सा स्थान है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 92 में 9 का फेस वैल्यू क्या है, 9, और वो किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो 9 गुणित 10 करने से क्या आ जाएगा, 90। तो आप समझ पा रहे हैं इस सूत्र को, प्लेस वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू स्थान का मान, ठीक है। स्थान का मान मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000, वो जिस भी स्थान पर है उससे और उसके फेस वैल्यू से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, हमारा प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो ये दो तरह की पहचान संख्याओं की, अंकों की होती है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण मैंने दिया है 9999, ठीक है। अब यहाँ आपके पास दो तरह के प्रश्न हैं, इसी प्रश्न पे आपको मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगी आपसे कि 9 का जो स्थान है ना, 9 का जो फेस वैल्यू है वो क्या होगा इस प्रश्न में, चाहे वो 9 इकाई वाला हो, चाहे दहाई वाला हो, चाहे सैकड़ा वाला हो, चाहे हजार वाला, 9 होगा। वेरी गुड, मुकेश जी, खुशबू जी, रोशन जी, यामिनी जी, सब सब सही है। 9 का हमेशा फेस वैल्यू 9 होगा, चाहे वो किसी भी स्थान में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो सभी 9 का प्लेस वैल्यू अलग अलग आता है, ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं। सभी का फेस वैल्यू तो 9 होगा बिल्कुल, लेकिन जो प्लेस वैल्यू होगा, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो हजार के स्थान पर है उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9000। जो 9 सैकड़े के स्थान पर है उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 900। जो 9 दहाई के स्थान पर है उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 90, और जो 9 इकाई के स्थान पर है उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 9। तो कहां से हम इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार की गिनती शुरू करते हैं, हम दाएं से बाएं की ओर जब आते हैं, ठीक है, दाएं से हम जब बाएं की ओर आते हैं तो सबसे पहला दाईं तरफ क्या होता है, इकाई, उसके बाईं तरफ होता है दहाई, उसके बाएं तरफ होता है सैकड़ा, और उसके बाएं तरफ होता है हजार। यहाँ पे 4 ही डिजिट है इसलिए मैंने हजार तक बोला। अगर और रहता तो क्या होता, 10,000, 10,000 के बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आगे भी जा सकता है। तो इस तरह से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के क्वेश्चंस आपको आएंगे, लेकिन इतना सरल भी कई बार नहीं पूछता है, कई बार इसमें भी वेरिएशन लाता है। तो मैंने उन क्वेश्चंस को भी आज के क्लास में शामिल किया है, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। टॉपिक तो वही है, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आप उसमें परफेक्ट बन पाते हैं। जैसे क्लास में होता है ना, हम लोग कोई एक क्वेश्चन पढ़ा है, बच्चों को सब समझ में आता है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन तो वो नहीं बनता है। तो इसी तरह से जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो सारे जो सोचने के जो वो हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। हम हर तरह से उस अवधारणा को सोचने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला जो मेरा स्लाइड है वो शून्य के लिए है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो बच्चों को होती है, मुझे नहीं पता आप में से भी होती है क्या, टीचर्स को भी, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या कहाँ होती है, शून्य, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक है 205 और एक है 25। अगर मैं 205 में 2 का स्थानीय मान बोलूं, प्लेस वैल्यू बोलूं, तो 200 है वो, और अगर 5 का स्थानीय मान बोलूं तो 5 है, क्योंकि वो इकाई के स्थान पर है। लेकिन शून्य का स्थानीय मान क्या है, शून्य का स्थानीय मान 205 में क्या है, वो जो शून्य है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि इस संख्या में कोई दहाई नहीं है, इस संख्या में 205 में कोई भी दहाई नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये भी देखिए, अगर ये शून्य नहीं होता तो, मैं शून्य के बारे में बात कर रही हूँ, ये जो पूरा स्लाइड है, जो मैं प्लेस होल्डर की बात कर रही हूँ, स्थान धारक की बात कर रही हूँ, ये ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि स्थानीय मान की अवधारणा में किस संख्या को स्थान धारक कहा जाता है, किस संख्या को प्लेस होल्डर कहा जाता है। तो कौन सी वो संख्या है प्लेस होल्डर का, शून्य। शून्य क्या करता है, किसी के प्लेस को होल्ड करके रखता है।
अब आप इस 205 वाले उदाहरण में देखिए, अगर शून्य नहीं होता, शून्य ने दहाई के जगह को, दहाई के स्थान को घेर कर रखा है, होल्ड करके रखा है। अगर शून्य यहाँ पर दहाई के स्थान को होल्ड नहीं करता तो यहाँ पर ये संख्या कौन सी संख्या बन जाती? 25। 205 ये रहता ही नहीं, है ना। तो शून्य जो है वो क्या है? प्लेस होल्डर है। शून्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्थानीय मान की अवधारणा बताते हैं तो सबसे ज्यादा डाउट जो है बच्चों को शून्य के प्रश्न में होती। जहां भी अंक अगर शून्य आ रहा है बीच में तो बच्चों को डाउट होता है, ठीक है। तो उसका स्थानीय मान तो शून्य है। शून्य है मतलब क्या है? वहां पर कोई दहाई नहीं है। और दहाई को प्लेस होल्डर क्यों बोलते हैं, स्थान धारक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो खुद का तो वहां पे स्थान नहीं होता, लेकिन वो दूसरे के लिए स्थान घेर कर रखता है, और इसीलिए वो 205 बना है। अगर वो किसी के लिए स्थान घेर कर नहीं रखता तो 205 और 25 में कोई भी अंतर नहीं होता, ठीक है। तो 25 वाले उदाहरण में देखिए, 2 का स्थानीय मान क्या आएगा? 20, क्योंकि वो दहाई के स्थान पर है। और 5 का स्थानीय मान क्या आएगा? 5, क्योंकि वो इकाई के स्थान पे है। यहाँ पर शून्य का स्वयं का मान जो है वो शून्य वो रख रहा है, लेकिन वह दूसरे अंकों के लिए अपना जो उनका जो स्थान है वो सुरक्षित रखता है। इस कारण से उन्हें स्थान धारक संख्या कहते हैं। तो ये भी एक नई बात मुझे लगता है कि मुझे तो नई बात पता चली। मैंने ये स्थान धारक नहीं सुना था। मैंने भी पढ़ा है, बचपन से पढ़ाती भी आई हूँ, लेकिन प्लेस वैल्यू तो खैर मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता मिडिल में। लेकिन आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये आपको कुछ नया लगा? जब मैंने इस पर बहुत सर्च किया, बहुत पढ़ा, मैंने कई किताबों को देखा, तो मुझे ये एक बहुत अच्छा चीज लगा। तो ये भी आप अपने बच्चों को जरूर बताएं। तो शून्य जो है वो प्लेस होल्डर है, वो एक स्थान धारक है, स्थान धारण करता है। और वो अगर अपना स्थान धारण नहीं करेगा तो सारी संख्याएं हमें एक सी लगेगी। 504 और 54 में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। 5004 और 54 में भी कोई अंतर नहीं लगा। जी मीनाक्षी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को भी कुछ कॉन्सेप्ट्स नए, और आगे आप देखेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप स्थानीय मान तो बहुत बार पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम इतने डीप किसी अवधारणा के जाते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छे से उस अवधारणा के प्रति एक सम्मान, एक प्यार वो हो जाता है। तो गणित से तो वैसे भी मुझे बहुत प्यार है। मैं जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मुझे गणित बहुत ही ज्यादा पसंद था। अब यदि मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू एक्चुअल में क्या है? वो रीग्रुपिंग है, बंडलिंग है। आप लोग जी संध्या जी, जब आप लोग स्थानीय मान पढ़ाते हैं तो आप लोग बंडल बनाते हैं। किसके बंडल बनाते हैं? स्ट्रॉ के बंडल और लकड़ियों के बंडल, आइसक्रीम स्टिक के बंडल, है ना। आप इकाई, दहाई, सैकड़े की अवधारणा कैसे समझाते हैं क्लासरूम में? बंडल बना के। तो एक्चुअली प्लेस वैल्यू इज रीग्रुपिंग एंड बंडलिंग। ओके, जो प्लेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट आया ना, ये यहीं से आया है, बंडलिंग से आया है, तीलियों से। जी, मैच बॉक्स की तीलियों से, चम्मचों से, और स्ट्रॉ से, जो पानी पीने का, नारियल पीने का स्ट्रॉ होता है। जी, तो हम ग्रुपिंग करते हैं, मोतियों से करते हैं, कुछ छोटे छोटे पत्थर हो गए। हमेशा हम ग्रुपिंग किसकी करते हैं? आप बताइए। 10 की करते हैं, है ना। एक दहाई मतलब क्या होता है? एक दहाई मतलब 10, ठीक है। तो हमेशा जो हमारा ग्रुपिंग होता है, सैकड़ा क्या होता है? 10 दहाई। तो हमारा जो बंडलिंग हो रहा है यहाँ पर, जो रीग्रुपिंग हो रहा है, ठीक है, वो किसका हो रहा है? हमेशा 10 का हो रहा है। तो आपने कभी ये सोचा कि हमेशा ये 10 का क्यों होता है? 10 के ही क्यों बंडल बनाए जाते हैं? ये जो इकाई से दहाई का जो स्थानांतरण है, दहाई से जो सैकड़े का स्थानांतरण है, इसमें जो बंडलिंग हो रही है वो भी हमेशा 10 की हो रही है। क्योंकि इसका कारण ये है कि हमारा जो नंबर सिस्टम है इंडिया का, वो बेस 10 नंबर सिस्टम है, ठीक है। बेस 10 नंबर सिस्टम होने के कारण हमेशा जो बंडलिंग है, जो हमेशा ग्रुपिंग है, ये 10 के आंकड़ों में, 10 के बंडल में होती है, ठीक है। जब 2 बंडल बच्चे बना लेते हैं 10 का, तो हम क्या बोलते हैं? 20 है ये, ठीक है। 5 बंडल बना लेते हैं तो हम क्या कर, 10-10 का 5 बंडल बना लेते हैं तो 50 है, ठीक है। अगर 100-100 का 5 बंडल बना लिए तो 500। तो हमेशा ये जो बंडलिंग है ये 10 से ही रिलेट करती है। तो इसका कारण क्या है? कभी आपके बच्चों ने आपसे पूछा कि मैडम 10 का ही बंडल क्यों बनाते हैं, 5 का क्यों नहीं बनाते, 8 का क्यों नहीं बनाते? क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडियन नंबर सिस्टम है
वो बेस 10 नंबर सिस्टम है। और शायद ये जो मैंने पुराने समय का जो मैंने पढ़ा है, जो बुक्स पढ़ी है, उसमें यही जी दार्शनिक प्रणाली। तो हमारी उंगलियां 10 थी, ठीक है, और हमारी जो उंगलियां वो 10 थी तो गिनने में आसानी होती थी, और इस तरह से जो बेस 10 नंबर सिस्टम है वो आया। और 0 से 9 तक की जो अंक हैं वो भी 10 हैं। 0 से 9 तक के जो अंक हैं वो ही हमारे बेस 10 नंबर सिस्टम है, ठीक है। जो बेस 10 की मैं बात कर रही हूँ उसमें क्या क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमारा बेस 10 नंबर सिस्टम है। तो हमेशा स्थानीय मान बंडलिंग से होता है, बंडलिंग हमेशा 10 की होती है, चाहे हम सैकड़े की बात करें चाहे 1000 की बात करें। 100 का भी बंडल बनाते हैं तो 10 बनाते हैं, 1000 का भी बंडल बनाते हैं तो 10 बनाते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है इसका बेस 10 का। अब यदि मैं बात करूं, क्या दूसरे बेस में ये प्लेस वैल्यू नहीं काम आएगा? क्या अगर दूसरा प्लेस होता, बेस अगर कुछ दूसरा होता, बेस 2 होता, बेस 8 होता, बेस 5 होता, तो क्या ये प्लेस वैल्यू नहीं होता? होता, तब भी होता। लेकिन वहां पर क्या अंतर होता, वहां पर क्या अंतर होता है, कोई बताना चाहेंगे? जहां यहाँ पे हम 0 से 9 तक के अंक ले रहे हैं, 10 अंक ले रहे हैं ना टोटल, तो वहां पर अगर हमारा बेस 2 रहता तो कौन से वो दो अंक होते, 0 और 1। कौन से वो दो अंक होते, 0 और 1। और इकाई से जब हम दहाई की ओर बढ़ते तो हमेशा बंडलिंग कितने की होती, 2-2 की होती, ठीक है। अगर हमारा बेस 5 सिस्टम होता, अगर हमारा नंबर सिस्टम, जी हाँ इसको बाइनरी कहते हैं, बेस 2 को हम क्या कहते हैं, बाइनरी। और अगर कंप्यूटर की भाषा, अगर कंप्यूटर कोई भाषा जानता है तो ये बाइनरी भाषा ही जानता है, ठीक है। हम लोग बेस 10 पर बातचीत करते हैं, हमारा जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है वो बेस 10 पर है, लेकिन अलग अलग बेस नंबर सिस्टम पर भी प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो ये भी कभी बहुत रोचक है, आप इस पर काम करिए, आप बच्चों के साथ इस पर वो करिए। और मुझे तो लगता है जो एनईपी ने जो नई किताबें दी हैं ये सब ही एक्सप्लोर करने के लिए दी हैं। और आज अगर मैथमेटिशियंस नहीं बन रहे हैं हमारे देश में, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम इस स्तर तक कभी जाते ही नहीं। कभी हमारे बच्चों ने नहीं पूछा कि मैडम 10 का बंडल क्यों बनता, चलो आज 8 का बनाते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा हमसे हम ही शुरुआत कर ले, हम टीचर्स ही शुरुआत कर ले इसकी। और हम क्यों ना बंडल उनको 5-5 का भी बना के दिखाएं। और इकाई के बाद जब आप दहाई करेंगे तो 2 जब 5 के बंडल होंगे तब आप क्या बोलेंगे उसको। ऐसा आप बच्चों से बातचीत करिए। और इस तरह से जब हम बातचीत करते हैं और बच्चों के साथ काम करते हैं तो मुझे लगता है वो जो रामानुजन जी हैं और बहुत सारे आर्यभट्ट हैं और बहुत सारे जो गणितज्ञ हैं, उनको हम जरूर श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हो सकता है हमारे क्लास का कोई बच्चा एक इस तरफ उसका रुझान हो जाए और कहीं ना कहीं वो जो है गणित को बहुत प्यार करने लगे। तो बेस हमारा 10 नंबर सिस्टम है, इसलिए हमेशा जो बंडलिंग है, जो ग्रुपिंग है वो 10 की होती है। और इसीलिए प्लेस वैल्यू में 10 इकाई से एक दहाई बना है, 10 दहाई से एक सैकड़ा बना है और 10 सैकड़े से एक हजार। बहुत कॉमन सा ये है 10 इकाई से एक दहाई, लेकिन इसके पीछे का जो वो है रीजन, वो मैं आपको बताना चाहती थी। और बेस 2 पे आप काम करके देखिए, बेस 5 पे आप काम करके देखिएगा। अगर हमारी उंगलियां 8 होती तो कैसे होता, तो बेस 8 पे हम कैसे काम करते। इस तरह से आप बच्चों से बातचीत करें और थोड़ा सा निकलवाएं उनसे, डिस्कवरी मोड पे लेके जाए बच्चों को, आविष्कार, जिज्ञासा, ये सब जो है ना वो इससे ही आ पाएगा। तो जरूर आप इस पर काम करें। और कुछ भी डाउट हो कभी भी तो मेरा नंबर पीपीटी में रहता है, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, प्लेस वैल्यू को अब तक हमने जो समझा है उसके आधार पर, प्लेस वैल्यू का अर्थ केवल इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं है जो हम समझते हैं। यह बंडलिंग के नियम पर आधारित है और बंडलिंग का नियम जिस संख्या पर आधारित होता है उसी को हम बेस कहते हैं। हमारा जो नंबर सिस्टम है वो बेस 10 पे काम करता है। अगर बेस 2 में हम काम करेंगे तो 2 का समूह बनेगा। अगर बेस 5 में हम काम करेंगे तो कितने का समूह बनेगा, 5 में काम करेगा। और यही संख्या पद्धति की सबसे मूल अवधारणा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछती हूँ कि जो हम गुणनफल जो हम बच्चों को करना सिखाते हैं, अब यहाँ पर आप सोचिए, कभी हमने ये सोचा है, गुणा का हम स्टेप तो बता देते कि चलो 23 से 15 को गुणा करना है तो पहले क्या करना, 5 को 3 से गुणा करना, 15 आ जाएगा, 5 लिख देना,
फिर 1 हासिल ले लेना, 5 से 2 को गुणा करना, 10 आ जाएगा, वो हासिल को जोड़ लेना, 11 हो जाएगा। फिर आप एक नीचे क्रॉस लगा देना, उसके बाद 1 से। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मैकेनिज्म को सिखा रहे हैं गुणा करने का। क्या सिखा रहे हैं हम, मैकेनिज्म। हम उनको स्टेप बता रहे हैं कि इसके बाद आप ये करना, हम उनको गुणा करना नहीं सिखा रहे हैं। अगर आपने किसी बच्चे से गुणा करने सिखाते समय अगर आपने उससे प्लेस वैल्यू की बात नहीं की, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो उस बच्चे ने केवल और केवल मैकेनिज्म सीखी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस को कर रहा है, बट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट कभी भी प्लेस वैल्यू के बिना अधूरा है। अब ये जो उदाहरण है 23 गुणित 15, ये बच्चे को किस तरह से समझाना जरूरी है, वो मैकेनिज्म हमने क्यों लाया, वो जो आप बताते हैं ना, पहले 5 से 3 को करना, नीचे क्रॉस डाल देना, वो क्यों आया है, टाइम की बचत के लिए। ठीक है, टाइम की बचत के लिए, क्विक प्रोसेस के लिए, वो एक बन गया कि ऐसे ऐसे करोगे तो यही उत्तर आएगा। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका, वो प्लेस वैल्यू से ही रिलेट करते हैं। और अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूं तो यह वास्तव में है 20 धन 3 गुणित 10 धन 5। यहीं से मल्टीप्लीकेशन की शुरुआत होती है। और जब 20 और 10 का गुणा होता है ना, तो वो वाला जो 0 है वही जो हम क्या करते हैं, क्रॉस के रूप में लिखते हैं। वो जो क्रॉस है, कई लोग 0 भी लिखवाते हैं उसको, तो वो क्रॉस क्यों आता है, वो 0 क्यों आता है, ये सब बातें हम बच्चों से नहीं करते हैं। और हमारे बच्चे भी इतनी जिज्ञासा अपने अंदर नहीं रखते हैं कि वो पूछे कि सर ये क्रॉस क्यों लगाया है आपने, ये 0 यहाँ पर क्यों लिखा है, ये मल्टीप्लीकेशन के स्टेप में ये क्यों होता है। तो यहाँ पर जब भी आप प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे, बच्चा मल्टीप्लीकेशन में कभी गलती नहीं करेगा, कभी भी। नोट कर लीजिए आप, कभी भी बच्चा मल्टीप्लीकेशन में गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू के बिना गुणा कभी भी नहीं सिखाया जा सकता। भले हम सिखाते हैं, हमारे पास टाइम की कमी होती है, या हो सकता है वो पेडागोजी हमको अभी तक नहीं पता थी, लेकिन मुझे लगता है आप लोग जरूर इससे जरूर बच्चों को सिखाइएगा अब। ठीक है, तो आप 20 से दोनों का गुणा करेंगे, फिर 3 से भी दोनों का गुणा करेंगे। यही चीज आप इधर से भी कर सकते हैं, 5 का 20 और 3 से करेंगे, और 10 का 20 और 3 से करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। तो यही तो गुणनफल है। तो इस तरह से आप बच्चों से जब बात करेंगे तो एनईपी जो चाहता है वो आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू को इतने हल्के में मत लीजिएगा, स्थानीय मान की, ये बस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है। वास्तव में ये गणित के स्ट्रक्चर की नींव है, पहली सीढ़ी है। अगर बच्चा इसको नहीं समझा तो शायद उसके लिए मैथ्स आगे जाकर बहुत कठिन विषय होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म, जो विस्तारित रूप होता है, ये भी कई बार क्वेश्चंस में आया है, मैंने देखा है टेट में। तो विस्तारित रूप क्या होता है, हम उसको क्या करते हैं, किसी भी संख्या के अंकों को उसके स्थान के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको फैला कर लिखते, विस्तार करके लिखते, विस्तारित रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है 4387। अब हम अक्सर बेसिकली हम स्कूल में क्या करते हैं, इस तरह से हम उसको करते हैं। एग्री कर रहे हैं आप, ऐसा करते हैं हम, 4000 है ना, ऐसा करते हैं हम, 4000 धन 300 धन 80 धन 7। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है बीच का एक स्टेप हमसे छूट रहा है। अगर आप ये करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि एक बीच का स्टेप हमसे छूट रहा है, जो कि है, मैं अपने स्क्रीन पे दिखाती हूँ, ये वाला स्टेप। ठीक है, ये वाला स्टेप आप कभी स्किप मत करिए। हमेशा आप उसको बताइए कि 4 जो है वो 1000 के स्थान पर है, तो 4 जो वो 1000 से गुणा होगा। 3 जो है वो 100 के स्थान पर है, तो वो 100 से गुणा होगा। 8 जो है वो दहाई के स्थान पर है, तो वो 10 से गुणा होगा। और 7 जो है वो इकाई के स्थान पर है, तो वो 1 से गुणा होगा। ये प्रोसेस जब बच्चा करता है ना, तब वो स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ज्यादा उसके करीब जाकर संख्याओं का विस्तारण करता है। ठीक है, तो जी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है सर, आई एम वेरी हैप्पी। जो टीचर्स करते हैं बहुत अच्छा। और मुझे लगता है मोस्टली करते ही होंगे, लेकिन अब मेरा फर्ज है बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा है, ये आप अभी जो सुमित सर ने क्वेश्चन पेपर डाला था ना कल, मैंने उसी से स्क्रीनशॉट लिया है। व्हाट इज द इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द 2 8s इन द नंबर 285384 7।
ये जो 2853847 है, इसमें 2 8 आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो 2 के बाद और एक तो 3 के बाद 8, ठीक है, दोनों का। तो इसमें क्या प्रश्न है आपका स्थानीय मान से, जो दोनों 8 है उन दोनों के स्थानीय मानों का अंतर क्या है, यानी दोनों का स्थानीय मान आपको निकालना है, पहले वाले 8 का भी और बाद वाले 8 का भी, दोनों का स्थानीय मान आप निकालेंगे। 4 कैसे आएगा सर? अच्छा, चौथा ऑप्शन, ओ सॉरी सॉरी। तो पहले वाले 8 का क्या आएगा, हाँ, जो लेफ्ट से, जो हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, जो जो इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे है, उसका स्थानीय मान क्या है 800, और उसके बाद वाला इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो सॉरी, किसका करना था हमको, 8 का करना था, सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8 लाख, ठीक है। तो 8 लाख और 800 ये जो है दोनों स्थानीय मान है। इस प्रश्न में जो 8 के 2 स्थानीय मान है वो है 800 और क्या है 8 लाख। दोनों को क्या करना है, हमको अंतर निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है आप लोग, डी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही। मैंने बोला था ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा आपको, इसका स्थानीय मान निकाल लो, इतना सरल मुझे लगता है। अच्छा होगा, घर से, घर में अच्छा माहौल होगा और क्वेश्चन बना रहा होगा तो दे देगा, लेकिन अगर लड़ाई करके आया होगा प्रश्न बनाने वाला, तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा घुमा घुमा के देगा। तो ऐसे भी आप मैं कोशिश करूंगी लास्ट में जब हमारा पूरा टॉपिक हो जाए ना, तो ऐसे सारे क्वेश्चन हम निकाल ले, ठीक है। और एक दिन में हम 3 से 4 टॉपिक का ऐसा क्वेश्चन पेपर का ही खाली हम डिस्कशन करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने सुमित सर ने जो क्वेश्चन डाला था ना उससे निकाला है। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू मैं मान लू कि आप समझ गए हैं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्लियर है आपको, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या क्या लिखिए मैम, मैं पूरा नहीं पढ़ पाई। हमारा जो अगला टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, मुझे लगता है ये स्लाइड मैंने क्यों रखी है, आप इसके ना फुल फॉर्म को ध्यान से देखिए। एलसीएम का फुल फॉर्म देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मैं आऊंगी इस पर आगे, अभी अभी आप उसके ना फुल फॉर्म को थोड़ा ध्यान रखिए। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये याद रखिए आप। मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज, और फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड, ठीक है। गुणज और गुणनखंड हमको समझना है, तभी हम एलसीएम और एचसीएफ को समझ पाएंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। दोनों में अंतर है, कई बार मैं देखती हूँ लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य दोनों में वर्त्य व्यर्थ लगा देते हैं कई टीचर। कई लोग ऐसा करते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, तो नहीं, दोनों में अलग है ना। जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो अपवर्त्य आता है, अपवर्त्य यानी मल्टीपल, गुणज। और जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो क्या आता है, फैक्टर, फैक्टर यानी कि अपवर्तक, ठीक है। तो दोनों का मतलब अलग है ना, अपवर्त्य का मतलब अलग है मल्टीपल, और अपवर्तक का मतलब है गुणनखंड, ठीक है। इसलिए आप दोनों के मतलब को समझ लीजिए, मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, ठीक है। मल्टीपल मतलब मैं अगर आपको बताना चाहूं, मल्टीपल मतलब जैसे 4 का मल्टीपल मतलब 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 8 12 ये जो है वो क्या है, 4 के मल्टीपल, ठीक है। अगर मैं 5 के मल्टीपल की बात करूं तो 5 10 15 20 25 30 35 ये क्या है, 5 के मल्टीपल, ठीक है। अगर मैं फैक्टर की बात करूं, गुणनखंड की बात करूं, तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, 8 जिसके जिसके पहाड़े में आता है वो क्या होगा, उसका गुणनखंड होगा, ठीक है। 8 जिसके जिसके पहाड़े में आता है वो क्या होगा, 8 का गुणनखंड होगा। क्लियर है। तो गुणज और गुणनखंड ये आप जरूर अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप गुणज और गुणनखंड को अच्छे से समझ गए ना, तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि आप टेट में इस बार कमाल करने वाले हैं। 8 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, आप कर लेंगे, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने फुल फॉर्म देख लिया, यानी हमको मल्टीपल निकालना है किसी नंबर का, गुणज निकालना है, फिर हमको कॉमन मल्टीपल निकालना है, दोनों में जो मल्टीपल आया है, और उसमें से जो लीस्ट है सबसे छोटा है वो हमको निकालना। अगर ये आप समझ गए ना, ये याद यहाँ रख लीजिए,
तो फिर आपको कोई भी नंबर दे दे आप कर लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करना है, 2 नंबर देंगे, दोनों का फैक्टर निकालना है। फैक्टर यानी वो किसके किसके पहाड़े में आता है। उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालेंगे दोनों में, दोनों दोनों किसके किसके पहाड़े में आता है, और उसमें से जो सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट बोल रहा है देखिए यहाँ पे, तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, एचसीएफ। बस आप इस कॉन्सेप्ट को याद रख लीजिए। मैं बचपन से इसी कॉन्सेप्ट को याद रखी हूँ। अगर ज्यादा मेथड्स पे जाएंगे ना तो फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ये याद रख लीजिए, एलसीएम निकालेंगे तो मल्टीपल निकालिएगा। दो संख्या का हमेशा पूछेगा तो कॉमन मल्टीपल दोनों के निकालिएगा, जो लिस्ट होगा वो एलसीएम है। और एचसीएफ में दोनों संख्या के फैक्टर निकालिएगा, दोनों में से जो कॉमन फैक्टर होगा और दोनों कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। इतना ही बस आप समझ लिए। तो अब वो जो कितना बज रहा है, 6:45 हो रहा है ना, तो आगे की क्लास की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने स्लाइड बनाया है, देखते हैं। गुणज का मैंने यहाँ पर डाला है। मान लीजिए 5 का गुणज हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से गुणा करते जाइए 5 को। ठीक है, 5 के गुणज अगर हमको निकालने, आप लाइन से गुणा करते जाइए। तो क्या हो जाएगा 5 का गुणज, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, और ये अनगिनत होंगे। गुणज और गुणज क्या होते हैं, अनगिनत होते हैं, लेकिन गुणनखंड फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जो फैक्टर होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो अनगिनत कभी नहीं होते। ये भी मैंने क्वेश्चन देखा है, गुणज और गुणनखंड का ये भी मैंने क्वेश्चन देखा है कि गुणज और गुणनखंड में से कौन असंख्य है, कौन अनिश्चित है। ठीक है, इनफाइनाइट है, कौन है तो गुणज इनफाइनाइट, क्योंकि नंबर कहां तक जा रहा है हमको पता ही नहीं है। नंबर ही इनफाइनाइट है तो गुणज भी इनफाइनाइट होंगे। लेकिन जब हम गुणनखंड की बात करते कि 8 किसके किसके पहाड़े में आ रहा है, तो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, और 8 के पहाड़े, वो फिक्स है। 8 का पूछ रहे हैं तो 8 के गुणनखंड 8 तक ही जाएंगे, 8 से ज्यादा नहीं जाएंगे। अगर 20 के गुणनखंड पूछ रहे हैं तो 20 तक ही उसके गुणनखंड जाएंगे, 20 से ज्यादा नहीं जाएंगे, तो वो तो फिक्स्ड है ना, उसकी हम गिनती कर सकते हैं। लेकिन गुणज की गिनती हम नहीं कर सकते, वो अनगिनत है। ठीक है, क्या बताऊं, एक बार पुनः बताइए फैक्टर और मल्टीपल को। ठीक है, एक बार और, क्योंकि ये ना सार है। एलसीएम का फुल फॉर्म याद रखिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जब दो संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा तो आप मल्टीपल निकालिएगा। मल्टीपल यानी उसको मल्टीप्लाई करते जाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से, और फिर दोनों संख्या के जो मल्टीपल आएंगे उसमें से आप कॉमन निकालिएगा, जो दोनों में हो, जो दोनों में एक जैसा हो उसको आप निकाल लीजिएगा, और उसमें जो सबसे छोटा हो वो क्या है, एलसीएम। एचसीएफ में आप क्या निकालेंगे, दोनों संख्या के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर यानी गुणनखंड। ठीक है, वो किसके किसके पहाड़े में आता है, वो तो सीमित होगा। अब उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो मल्टीपल यानी गुणज और फैक्टर यानी गुणनखंड। गुणज मतलब उसको गुणा करते जाइए, और गुणनखंड मतलब वो किसके किसके पहाड़े में आता है। मैं इजी शब्दों में यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, पूरे बुक के जो वोकैबुलरी है उसमें नहीं जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर गुणज मैंने बताया, 5 का गुणज क्या है, 5 10 15 20 25 30, ये अनगिनत होगा। गुणनखंड की अगर मैं बात करती हूँ 20 के गुणनखंड की, तो 20 किसके किसके पहाड़े में आता है, तो 20 जब भी गुणनखंड की बात होगी ना तो आप आंख मूंद के एक तो लिख ही दीजिएगा, एक सबका गुणनखंड होता है, क्योंकि जो भी संख्या होगी वो एक के पहाड़े में तो आएगी ही आएगी, तो एक तो गुणनखंड हो गई। 20 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आएगा, 4 के पहाड़े में भी आएगा, 5 के पहाड़े में भी आएगा, 10 के पहाड़े में भी आएगा, और 20 के पहाड़े में भी आएगा। तो 20 के गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 4 5 10 20। ये हम काउंट कर सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। कितने गुणनखंड है 20 के, 6। लेकिन जब गुणज की मैं बात करी थी, देखिए यहाँ पे मैंने डैश 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 लगाया। डैश 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 का मतलब वो अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट है, वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन गुणनखंड जो है वो उसको हम गिन सकते हैं, और ऐसे भी प्रश्न आए हैं कि 420 के कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या होंगे ये नहीं, कितने होंगे। ठीक है, 400 के गुणन 20 के गुणनखंड में 5 से बड़े कितने संख्याएं। ठीक है, 20 के गुणनखंड में 5 से बड़े कितने, तो यहाँ पर बताइए इसको देख के कितने हैं। 20 के गुणनखंड में 5 से बड़ी कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं 5 से बड़ी, 2। तो ये देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन में लाता है ना, टेट जो है वो
और अभी तो थोड़ा हाई फॉर्म में है क्योंकि सारे टीचर्स उसमें दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा अलग अंदाज में दिखेगा। लेकिन कभी भी अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप कोई भी मुझे क्वेश्चन दे दे, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे को कोई डर नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है ये हमारी क्लास में होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको तीन मेथड, 2 मेथड ऐसे बताऊंगी, लेकिन आपको जो मेथड सही लगे आप वो मेथड यूज करिएगा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम निकालने के मैं आपको 3 मेथड बताऊंगी, एचसीएफ निकालने के भी मैं आपको 2-3 मेथड बताऊंगी, लेकिन आपको जो सही लगे है ना वो आप यूज करिएगा। और जो पहला मैंने बताया था उसका फुल फॉर्म देख के, वो तो हमेशा ही काम आता है, ठीक है। उसमें से जो मैंने बताया वो भी एक मेथड में आपको यहाँ दिखाई देगा। तो चलिए, पहला है मल्टीपल मेथड। हमेशा एलसीएम लघुत्तम समापवर्त आपको 2 संख्याओं का निकालने बोलेगा, ठीक है। अगर यहाँ 8 और 12 का एलसीएम आपको निकालने बोल रहा है तो आप यहाँ देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म देखिए क्या आता है, मल्टीपल, यानी कि गुणज। हमको क्या निकालना है, 8 के गुणज, यानी 8 का पहाड़ा लिखते जाइए। 12 के गुणज यानी 12 के पहाड़ा लिखते जाइए। और एलसीएम कॉमन मल्टीपल क्या है दोनों में, कॉमन मल्टीपल देखिए 8 है ऊपर वाले में, नीचे वाले में 8 नहीं है। ऊपर वाले में 16 है लेकिन 12 के गुणज में 16 नहीं है। 24 जो है वो दोनों में है, 8 के गुणज में भी 24 है और 12 के भी गुणज में 24 है, और वही सबसे पहला है, लिस्ट है। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कौन सा है, 24, ठीक है। हमने क्या किया, मल्टीपल निकाला, फिर कॉमन मल्टीपल निकाला जो दोनों में हूं। दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, 24, और भी आगे आएगा कॉमन मल्टीपल, और भी आगे आएगा क्योंकि ये तो अनगिनत है, बढ़ते जाएगा ये। लेकिन लिस्ट चाहिए, सबसे छोटा चाहिए, तो हम समय बर्बाद क्यों करें। जब हमारा पहला ही कॉमन मल्टीपल निकल गया है तो हम वहीं पे रोक देते हैं, उसके बाद का भी निकालेंगे तो आंसर तो आपका यही रहना है ना, 24। आप मान लीजिए बाद का भी निकालते हैं तो आपका एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा क्या है, 24। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया, 24। जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो मेथड है ये, मल्टीपल मेथड, ठीक है। एलसीएम, एम मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज। आप गुणज निकाल के उसमें से जो सार्वभौमिक गुणज बोलते हैं शायद, कॉमन को, जो दोनों में हो, मुझे हिंदी का वर्ड उतना याद नहीं आ रहा है, जो भी दोनों में गुणज हो उसमें से जो सबसे छोटा हो वो क्या है आपका एलसीएम। ये एक मेथड हो गया, ठीक है। ये अगर सही लगे तो आप इसको यूज कर लीजिए। दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। याद रखिए जब भी आप अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपनाते हैं, हमेशा जब आप गुणनखंड निकालेंगे किसी संख्या का, जो भी गुणनखंड होंगे वो प्राइम नंबर्स रहने चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, सबसे प्राइम नंबर रहना चाहिए। वो जो भी गुणनखंड आप निकाल रहे हैं वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखिए आप 12 के गुणनखंड क्या क्या निकाले, 12 को बस आप भाग देते जाइए, किससे भाग देंगे, अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या उस दिन मैंने पढ़ाया था, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जो केवल एक से भाग हो और खुद से भाग हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमेशा जब भी आप गुणनखंड करें, 12 तो को आप 4 से भाग दे सकते थे ना 12 को, लेकिन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, हम अभाज्य गुणनखंड विधि यूज कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड में जो संख्याएं हैं, जो गुणनखंड है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसको आप 4 से नहीं भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 2 से, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है। तो आप नाम से समझिए, ये विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें जो भी फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। बड़े संख्या से आप भाग नहीं देंगे इस विधि में। तो 12 को जब मैंने भाग दिया 2 से तो क्या आया, 6 आया। फिर 6 को मैंने 2 से भाग दिया तो क्या आया, 3 आया। फिर मैंने 3 को 3 से भाग किया तो 1 आया। इसलिए मेरा 12 बराबर क्या हो गया, 2 गुणित 2 गुणित 3। 18 को चलिए भाग देते हैं। अब देखिए 18 को आप 9 से भाग दे सकते थे, लेकिन 9 से भाग नहीं देना है। क्यों, क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 9 को आप किससे भाग देंगे, 3 से। 3 से भाग देंगे क्योंकि ये 2 से भाग तो होता नहीं है। 18 जो है, जो 18 है वो तो 2 से भाग होता है, लेकिन 9 जो है वो 2 से भाग नहीं होता। यहाँ पर हम 18 को भाग दे रहे हैं 2 से, तो 2 निया 18 आ जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 निया 18 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, तो 9 को किससे भाग देंगे, 3 से, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ये सबसे बड़ा एक रूल है इसका कि जो इसके फैक्टर्स होंगे वो क्या होने चाहिए, हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा दूसरा मेथड है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें क्या करते हैं हम, एलसीएम जितने नंबर आए हैं ना उन सब को क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, जो इसमें देखिए 2 कितनी बार आया है, ज्यादा से ज्यादा 2 कितनी बार आया है, 2 बार, और 3 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया है, 2 बार। इसलिए हम 2 बार 2 का और 3 बार 2 बार 3 का यहाँ पर गुणा करेंगे। मैं आगे के स्लाइड में मैंने रखा है जिससे आपको ज्यादा स्पष्ट होगा। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि 2 जो गुणनखंड आया वो सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है, 2 बार, और 3 जो आया है वो कितनी बार आया है, 2 बार। इसलिए इसको जब हम गुणा करेंगे तो 2 बार 2 से और 2 बार 3 से गुणा करेंगे, उत्तर आ गया हमारा 36। तो ये हमारा दूसरा मेथड है, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें एक ही आपका नियम है कि जितने भी आपके गुणनखंड होंगे वो प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तीसरा जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड। ठीक है, तीसरा जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड। यहाँ पर अच्छा स्लाइड में आया नहीं है, आगे की स्लाइड में होगा। अभी ये वाला जो डिवीजन मेथड है मैंने एक साथ कॉमन जो रखा है तो वो आगे की स्लाइड में होगा, आप उसको देख पाएंगे। यहाँ पर दो जो मेथड अभी मैंने एलसीएम के बताए हैं, तीसरा मेथड भी मैं आपको बता दूंगी, आगे के स्लाइड में वो चला गया होगा। ठीक है, जो मैंने अभी 2 मेथड आपको बताए हैं एलसीएम निकालने की, ये दोनों आपको क्लियर है। आपको अगर फर्स्ट मेथड इजी लग रहा है तो आप फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं, अगर आपको सेकंड मेथड इजी लग रहा है तो आप सेकंड मेथड से कर सकते हैं। मैं तो हमेशा जो पहला वाला मेथड है ना वो यूज करती हूँ। और लेकिन जब हम 2 से ज्यादा संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तब हम एक साथ जो डिवीजन मेथड करते हैं, जो अभी जो मैंने बताया वो वाला मेथड जो है वो ज्यादा यूजफुल होता है, टाइम ज्यादा बचाता है। तो आगे के स्लाइड में मैंने उसको रखा है, आप देख पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम, 7 भी बजने वाला है तो हम एचसीएफ की ओर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो आज हमको देखने हैं, सॉल्व करने हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो पहला मेथड है इसका फैक्टर मेथड, जो मैंने आपको बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड, वो किसके किसके पहाड़े में आता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे कि वो किसके किसके पहाड़े में आता है। जैसे यहाँ पर आपको 2 संख्या है 12 और 18, तो 12 के फैक्टर क्या क्या है, 12 किसके किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में तो सब आती हैं, 1 के पहाड़े में तो आता ही आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है और 12 के पहाड़े में। ठीक है, इसी प्रकार हम 18 का भी देख लेंगे, वो किसके किसके पहाड़े में आता है। 18 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में क्यों आता है, क्योंकि वो सम संख्या है। 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 छिका 18 होता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, 6 तिया 18 होता है, 9 के पहाड़े में भी आता है, 9 दूनी 18 होता है, और खुद के पहाड़े में तो सब संख्या आती ही आती है। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों संख्याओं का क्या निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, दोनों संख्याओं का फैक्टर निकाल लिया, गुणनखंड निकाल लिया। गुणनखंड मतलब मैं बार बार बोल रही कि वो किसके पहाड़े में आता है, वो किस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड। अब मैंने आपको क्या बताया था शुरू में ट्रिक, उसका जो फुल फॉर्म बताया था, क्या बताया था, कॉमन फैक्टर आप निकाल ले। फैक्टर तो हमने निकाल लिया, एक स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप है कॉमन फैक्टर निकाले। अब देखिए फैक्टर ऑफ 12 और फैक्टर ऑफ 18 में देखिए आप दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 6 दोनों में, और हमको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमने कॉमन फैक्टर क्या क्या निकाल लिए, 1 2 3 और 6। क्या क्या निकाल लिए हमने, 1 2 3 और 6। और मैंने क्या बोला था, फुल फॉर्म याद रखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा, तो 1 2 3 और 6 में सबसे बड़ा कौन सा है, 6 है। ठीक है, आप अगर ऐसे याद रखेंगे ना तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत बड़े बड़े नंबर टेट में नहीं देते, मैंने देखा है छोटे छोटे नंबर ही देते हैं। तो बस आप उसके फैक्टर लिख लीजिए, कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए जो दोनों में आए हों, और उसमें से जो हाईएस्ट है वही आपका क्या है, एचसीएफ। ठीक है, और भी, लेकिन ये क्या है, अगर ज्यादा संख्याएं दी हो या बड़े नंबर दिए हो तो ये क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, गुणज निकालना, मल्टीप्लाई करते जाओ, तो इसमें टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए दूसरे मेथड्स भी इसके लिए निकाले गए हैं।
लेकिन ये एकदम बेसिक कॉमन सा मेथड है जो मुझे तो हमेशा नाम से याद है। अब जब भी आप HCF निकाले ना तो उसका फुल फॉर्म एक बार याद करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर निकाले, फिर कॉमन फैक्टर निकाले, फिर हाईएस्ट को निकाले, 3 स्टेप में ये होगा। LCM में भी मल्टीपल निकाले पहले, उसके बाद कॉमन मल्टीपल निकाले और उसके बाद लीस्ट यानी सबसे छोटा। ये 2 चीज आप याद रखेंगे तो आपको HCF LCM में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जो मेथड है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर से मैं वही बोलूंगी, ये फिर अभाज्य गुणनखंड विधि आ गई है। फिर से हमारे जो फैक्टर रहेंगे वो क्या रहेंगे, अभाज्य संख्या रहनी चाहिए, है ना। इसीलिए 12 में आपको कहीं 4 तिया 12 नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं, ठीक है। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या। 18 में देखो इसको 2 इंटू 9 कर सकते थे ना, वो भी तो सही होता। लेकिन चूंकि हमारा मेथड का नाम क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, जो हमारे गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। इसीलिए यहाँ छोटी से छोटी संख्या से हमको उसको गुणा करना है, ठीक है। कभी भी 4 नहीं दिखेगा आपको अभाज्य गुणनखंड में, 6 नहीं दिखेगा, 9 नहीं दिखेगा, 12 नहीं दिखेगा, 15 नहीं दिखेगा। क्या क्या दिखेगा आपको, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 5 दिखेगा, 7 दिखेगा, 11 दिखेगा, 13 दिखेगा, 17 दिखेगा, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29। इस तरह से ये सब प्राइम नंबर जो है वही आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या किए थे हम, एलसीएम में क्या कर रहे थे साथियों, जो ज्यादा है मतलब 2 बार आया था और 3 2 बार आया था, तो हमने क्या कर लिया था, सबको गुणा किया था। लेकिन HCF जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, सिर्फ जो समान गुणनखंड है, क्या क्या इसमें गुणनखंड है, 2 है और 3 है और कुछ नहीं है, ठीक है। जो समान गुणनखंड है हम उसी को, कॉमन फैक्टर को लेंगे। तो इसमें क्या क्या कॉमन फैक्टर है, 2 और 3, 2 दोनों में आया है, 3 भी जो है वो दोनों में आया है, इसलिए उन दोनों को गुणा करके हम क्या निकाल लेंगे, HCF। लेकिन जब हम LCM वाला कर रहे थे, यही वाला टेक्निक, यही वाला प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या कर रहे थे, जितने बार 2 आया है उतने को गुणा कर रहे थे और जितने बार 3 आया है ज्यादा से ज्यादा उतने को गुणा कर रहे थे। तो ये अंतर है, ठीक है। ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका LCM में भी है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका HCF में भी, आपको जो भी ठीक लगे। और अब अगर आपको पहला मेथड, दोनों का पहला मेथड अल्टीमेट है, वो तो उसके फुल फॉर्म से ही हो जाता है, तो आप वैसा कर सकते हैं। ये है जो मैं बता रही थी, जो वहां पे स्लाइड में नहीं दिख रहा था। LCM और HCF में देखिए, ये वाला स्लाइड यहाँ आ गया है एक्चुअल में। तो देखिए LCM और HCF यहाँ पे देखिए, हमेशा अगर हम ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर यूज कर रहे हैं, तो LCM हमेशा एक साथ निकाला जाता है, LCM 2 नंबर का हमेशा एक साथ निकाला जाता है, HCF हमेशा अलग अलग। ये एकदम से आप गांठ बांध लीजिए इस बात को। अगर आप इस मेथड का यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड, सेकेंड मेथड, जो प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए अभाज्य गुणनखंड नहीं दिख रहा है आपको, गुणनखंड सारे अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये मेथड अगर आप यूज करेंगे ना तो LCM में हमेशा एक साथ होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और HCF में हमेशा अलग अलग होता है। तो LCM देखिए 12 और 16 है, हम उसको 2 से करेंगे भाग, 2 से करेंगे, 12 को करेंगे तो क्या आएगा 6 और 16 को करेंगे क्या आएगा 8। फिर 6 और 8 आ गया तो फिर हम 2 से फिर से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर से 2 से भाग करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे 3 और 4 है तो वो 2 से कहां भाग होगा, आप जूम कर लीजिए थोड़ा सा मेरे उसको स्लाइड को। जो 3 और 4 वाला तीसरा स्टेप जो आया है उसमें देखिए, आप सोच रहे होंगे कि 2 के पहाड़े में तो 3 आता ही नहीं है, फिर इसको कैसे करेंगे। तो अगर कोई संख्या ऐसी हो जो उसके पहाड़े में, गुणनखंड के पहाड़े में ना आती हो, तो हमको सेम एज इट इज उसको वैसा ही लिख देना, उसको छूना भी नहीं है, छेड़ना भी नहीं, ठीक है। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, इसलिए हमने देखिए नेक्स्ट स्टेप में 3 को 3 ही लिखा है, कुछ भी नहीं किया है हमने। लेकिन 4 जो है वो 2 से भाग होता है, इसलिए हमने वहां पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। फिर अगले बार जब हम 2 से कर रहे हैं 3 और 2 को, तो देखिए फिर से 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो हमने फिर से 3 को एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया है। और 2 को जब हम 2 से भाग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब जहां 1 आ गया यानी आप समझ लीजिए उधर का खेल खत्म। जैसे ही 1 आ गया आप समझ लीजिए आपको प्रोसेस वहां का स्टॉप करना है। एक तरफ तो 1 आ गया लेकिन इधर तो 3 बचा है, तो फिर आप उसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 एकम 3 करेंगे, और इधर तो 1 पहले से ही आ चुका था, 1 के बाद और कुछ भी नहीं आता, 1 1 ही आपका आता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग निकालेंगे। 12 को हम 2 से भाग किए तो 6, 6 को 2 से भाग किए तो 3, और 3 को 3 से भाग किए तो 1। इसी तरह 16 को 2 से भाग किए तो 8, 8 को 2 से भाग किए तो 4, 4 को 2 से भाग किए तो 2, और 2 को 2 से भाग किए तो 1। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब आपको ये समझना है, जब एलसीएम होगा तो जितने ये जो फैक्टर आए हैं लेफ्ट साइड में, 2 2 2 2 3, इन सब को आपको आपस में गुणा करना है। जब अगर आप ये मेथड यूज कर रहे हैं तो क्या करना है, जितने आए हैं आपके जो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, सबको गुणा करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणित 2 4, 4 गुणित 2 8, 8 गुणित 2 16, और 16 दिया 48। नीचे आपको आंसर दिख रहा होगा 48। ठीक है, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो सारे गुणनखंडों को गुणा कर देते हैं। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है, 2 इधर भी है उधर भी है, 3 इधर भी है, नहीं सॉरी, जो 2 है वो इधर भी है और इधर भी है। जो 2 है वो इस तरफ 12 में भी है और उस तरफ भी है, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का सबसे पहला फंडा आप याद रखेंगे, एलसीएम हमेशा एक साथ निकाला जाता है, एचसीएफ हमेशा अलग अलग निकाला जाता है। एलसीएम जब आप इस मेथड से करेंगे तो सारे गुणनखंडों को गुणा कर देंगे, आंख मूंद के, जितने भी बाएं साइड में आपको गुणनखंड दिख रहा है सबको गुणा कर दीजिए। और एचसीएफ में क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन हो, 1 2 दोनों में कॉमन है और दूसरा 2 भी दोनों में कॉमन है, इसलिए 2 दूनी 4 इसका आंसर आया। तो ये एक क्विक मेथड है ना। इसमें आपको देखिए बड़ा नंबर रहता तो आपको उसका मल्टीपल निकालने में कितना टाइम लग जाता। तो ये एक जल्दी करने की एक विधि है, लेकिन अगर आप टेट की बात कर रहे हैं जहां पर छोटी छोटी संख्याएं आती हैं, तो आप पहली विधि को भी स्थान दे सकते हैं। मुझे तो वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम बच्चों को ये वाला बताते हैं। ठीक है रीता मैम, वो हाइड जी, कर दीजिए, जो स्क्रीन में हाइड लिखा है ना, हाइड को क्लिक कीजिए। हाइड, स्टॉप शेयरिंग के बगल में हाइड लिखा है, अच्छा हाइड को कर दीजिए। हाँ, वो हाइड कर दीजिए उसको। हाँ अच्छा, बस। मुझे लग रहा था कि मुझे ही बस दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा ऐसा लग रहा था मुझे। ठीक है क्लियर, देखो एचसीएफ क्या लिखा है यहाँ पर, 4। थैंक यू सुमित सर। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत छोटे बच्चों वाली क्लास ले रही हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा है कहीं, पर ऐसे ही पढ़ाना पड़ रहा है, क्या करूँ, ब्लैक बोर्ड नहीं है ना मेरे पास। ब्लैक बोर्ड में ना आधा क्लास ऐसा नहीं, जब मैं लूंगी तो पूरा ब्लैक बोर्ड में लूंगी। ठीक है, आपको कुछ डाउट है क्या यहाँ तक, आप बता सकते हैं मुझे। एलसीएम एचसीएफ और प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में अभी तक आपका कुछ डाउट है क्या, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और थोड़े कुछ मैं अलग जो कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग की चीजें हैं वो भी मैंने रखा था, मुझे नहीं पता वो कवर होगा कि नहीं। एलसीएम एचसीएफ, ये कौन सा मेथड है जो स्क्रीन में दिख रहा है, ये कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि। और जो मैंने एक जो उसका फुल फॉर्म से बताया है वो तो आपका हमेशा हिट है। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कल के क्वेश्चन पेपर में भी था, ये कल के क्वेश्चन पेपर में था ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट। कभी भी किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल लीजिए, दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। कभी भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो जो जो आंसर आता है ना एलसीएम और एचसीएफ का, जब आप उन दोनों को गुणा करेंगे और वो जो दोनों नंबर हैं उन दोनों को गुणा करेंगे तो हमेशा उसका उत्तर क्या आएगा, बराबर आएगा। ये आप हजारों, मैं ये कैसे कराती हूँ पता है क्लास में, मैं कभी ये नहीं बताती कैसा होता है, मैं 2-2 नंबर मतलब 8-10 दे देती हूँ बच्चों को, और मैं बोलती हूँ ये नंबर के आप एलसीएम भी निकालो एचसीएफ भी, और दोनों को गुणा करके देखो, बस इतना ही बोलती हूँ, टास्क देती हूँ। जब 10-20 बार बच्चे ऐसा करते हैं तो वो ये देखते हैं कि अरे जब भी ये दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के आपस में गुणा कर रहे हैं तो हमेशा ये तो इनका गुणनफल आ जा रहा है। यहां से बच्चे जो लेते हैं ना वो कभी नहीं भूलते। तो ये फॉर्मूला, चूंकि आपके पास अभी समय कम है, टेट बहुत नजदीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। किसी भी दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल के दोनों को अगर गुणा करेंगे तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल भी रखा है 12 और 18, 12 और 18 का आप एचसीएफ निकाल लेना, एलसीएम भी निकाल लेना। मैं अभी इसको फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम इज रनिंग।
तो HCF 6 आया और LCM आया 36। अब जब मैंने 6 और 36 को गुणा किया तो उत्तर आया 216, और जब मैंने इन दोनों संख्याओं को भी गुणा किया 12 और 18 को, तब भी आया 216। और ये आप 1000 लाख बार भी करेंगे तो हर बार यही आएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ना, जनरलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, फॉर्मूला मेकिंग की हम तरफ बढ़ते हैं, ये तभी होता है जब बहुत बार हम इसको करते हैं। और हमारे बच्चे भी यही ज्यादा नहीं करते, 2 क्वेश्चन दिया, 2 ही को बनाए, खत्म। तो ये मैथमेटिकल थिंकिंग कहाँ आएगी बच्चे में? जब 50 क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो आएगी कि हर बार ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिया, 2 क्वेश्चन बनाए, बन गया, हो गया, खत्म। तो ये मैथमेटिकल थिंकिंग बच्चों में लानी है, तो हम इस तरह से काम करते हैं। चूंकि हमारी कक्षा में बहुत सारे टीचर भी हैं, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। बाकी अगर आपको सिर्फ एग्जाम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। 2 संख्या का LCM HCF दे देगा, और फिर वो एक संख्या दे देगा, दूसरी क्या है, या तो 2 संख्या दे देगा, LCM दे देगा, अब HCF क्या है, HCF दे देगा, LCM क्या है। और एक बहुत अलग क्वेश्चन मैंने आज आपके लिए रखा है इससे रिलेटेड, जो सुमित सर ने ही डाला था, मैंने सुमित सर के उससे ही निकाला है, जो आपने कल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया ना, राधा मैडम ने उसमें लिखा भी था मैथ्स नहीं बनता मैम से, लेकिन ये 1.5 घंटे में कितना बताऊं, तो जितना बता पा रही हूँ उतना बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर है आपका ये वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रही थी, जो सुमित सर के उसमें था। यदि 2 संख्याओं का HCF 18 है तो निम्न में से कौन सी संख्या इनका LCM नहीं हो सकती? नहीं हो सकती ना। यदि 2 संख्याओं का HCF 18 है तो निम्न में से कौन सी संख्या इनका LCM नहीं हो सकती? सबसे जो बेसिक इसका जो वो है मेथड है ना, इसको जानने का, वो क्या है? देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है, यानी इसमें से जो भी संख्या दिया है ना, इसका फैक्टर जो है वो 18 है, यानी गुणनखंड 18 है। ठीक है ना। हाँ, मुकेश जी का सही बिल्कुल 128, लेकिन कैसे आया ये भी मुझे बताइए। आप क्या तर्क दे रहे हैं, 128 क्यों आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे, आंसर तो आ गया, लेकिन आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, बट हाउ यू रीच्ड द आंसर, ये जरूरी कि आप कैसे पहुंचे उस आंसर तक, आपका क्या थिंकिंग प्रोसेस था। तो यहाँ पर हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो भी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें का जो HCF है वो क्या है, इसमें से मतलब इसका जो HCF होगा जो 2 नंबर का, वो क्या होगा, 18 होगा। अब ऐसी इनमें से नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जो इनका LCM नहीं हो सकती? देखिए, 2 नंबर नहीं बताए हैं, कौन सी 2 नंबर होंगे ये नहीं बताया गया है। 2 नंबर का HCF 18 है, इतना बोला गया है। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताऊंगी कुछ एग्जाम्पल लेके कि कैसे उसको वो करेंगे, लेकिन अगर आप शॉर्टकट बोलेंगे, ट्रिक बोलेंगे, तो वो कैसे होगा, जो 18 से भाग नहीं होगा, समझ लीजिए जो 18 के पहाड़े में इसमें नहीं आता, जो मल्टीपल नहीं है, वो ही इसका आंसर होगा। अगर आप 108 को 18 से भाग देंगे तो भी भाग हो जाएगा, 72 को भी 18 से भाग देंगे तो भी हो जाएगा, 144 को भी 18 से भाग देंगे तो हो जाएगा, लेकिन 128 को जब आप 18 से भाग देंगे तो नहीं होगा, इसलिए 128 इसका आंसर है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक स्लाइड रखी है। ये स्लाइड मैंने अपने लिए नहीं रखी है, मैंने आपके लिए रखी है। क्यों? क्योंकि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो फिर आपके लिए ये बहुत ईजी। और अगर आपको सिर्फ ट्रिक समझना है तो यही समझ लीजिए कि उसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, अगर वो LCM बोल रहा है यानी वो कहीं ना कहीं उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, 2 संख्याओं का। तो यहाँ पर आप इस स्लाइड को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि HCF का मतलब क्या होता है। HCF अगर 18 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो 2 संख्याएं हैं ना वो 18 से पूरा भाग होती है, यही होता है ना इसका मतलब। गुणनखंड है 18, मतलब वो भाग हो रही है 18 से, वो दोनों संख्याएं। हमको नहीं पता वो 2 संख्याएं कौन सी है, तो मान लेते हैं। देखिए मैंने उदाहरण रखा है। पहली संख्या है 36, 36 का गुणनखंड 18 है कि नहीं, 18 दूनी 36 होता है। और दूसरी संख्या मान लेते हैं 72। ठीक है, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, सॉरी 54। दूसरी संख्या हम क्या मान रहे हैं, 54, क्योंकि 18 तिया 54 होता है। तो मेरे वो 2 संख्या क्या क्या हो गए, 36 और 54। ये मैं मान रही हूँ ना, ऐसा नहीं है, ये मैं मान रही हूँ, मैं करके देख रही हूँ। 36 और 54 मैंने 2 संख्या मानी है, और इसके HCF 18 आएंगे,
क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 36 है, जो पहला संख्या है, जो आपका 36 जो है वो किससे आया है? 18 गुणित 2 करने से। और 54 कैसे आया है आपका? 18 गुणित 3 करने से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, या आप कोई दूसरी संख्या भी ले सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि 36 और 54। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है 72 और 90 का। 72 कैसे आता है? 18 को 4 से गुणा करने पे। 90 कैसे आता है? 18 को 5 से गुणा करने। ये मैंने 2 एग्जाम्पल रखे हैं आपके लिए। ठीक है, 36 और 54 भी हो सकता है वो संख्या, 72 और 90 भी हो सकता है वो संख्या। अब अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। जब दोनों संख्याओं में 18 पहले से मौजूद हो तो एलसीएम में भी 18 अवश्य होगा, जो मैं बोल रही थी कॉन्सेप्ट की बात। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम चारों जो ऑप्शन है उसको क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करके। जो 18 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है। और जब दोनों संख्याओं में 18 पहले से मौजूद है, वो तो फैक्टर के रूप में आ रहा है ना, तो वो पहले से मौजूद है, तो एलसीएम में भी 18 जरूर होगा। ठीक है, और इसलिए हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 18 से कर रहे हैं चारों ऑप्शन को। जब हम 72 को 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई शेष नहीं आ रहा है, यानी वो भाग हो जा रहा है, यानी वो उसका मल्टीपल है। अगर हम 108 को कर रहे हैं 18 से भाग, तो भी क्या हो रहा है? पूरा भाग हो गया है, यानी वो भी है। 144 को जब हम 18 से भाग दे रहे हैं तो वो भी पूरा भाग हो गया। लेकिन जब हम 128 को 18 से भाग दे रहे हैं तो 7 शेषफल बच जा रहा है, यानी वो पूरा भाग नहीं हुआ, और इसीलिए 128 जो है वो 18 का गुणज नहीं है। और जब गुणज ही नहीं है तो कॉमन मल्टीपल में भी नहीं आएगा और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में भी नहीं आएगा। जब वो मल्टीपल ही नहीं है उसका, है ना 128, तो वो कैसे कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनेगा? आप खुद बताइए। तो ये रीजन है कि हमने उसको 18 से भाग करके क्यों देखा और क्यों चेक किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कल के क्वेश्चन पेपर में। अब यहाँ पर कुछ ट्रिक्स आपको दिखेंगे कि कब एलसीएम निकालना है, कैसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे तो एलसीएम निकालना है, और कैसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, आपका ये वाला अभी ट्रिक मैंने डाला है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यदि प्रश्न में कभी भी आए साथ साथ, एक साथ, अगली बार, पुनः मिलेंगे, न्यूनतम समय, न्यूनतम संख्या, अगर इस तरह का वोकैब्युलरी आपके क्वेश्चन में आ रहा है तो आप वहां पर आंख मूंद के क्या कर लीजिए, एलसीएम निकालिए। ये ट्रिक है ना, ये कॉन्सेप्ट मेकिंग नहीं है, ये ट्रिक है। ठीक है, इसी प्रकार मैंने एचसीएफ का लिखा है। एचसीएफ कब कब आप निकालेंगे? जब आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा कि बराबर बराबर बांटना है, अधिकतम के रूप में, सबसे बड़ा, समान समूह, बराबर पैकेट, इस तरह का जब भी आपको वोकैब्युलरी मिलेगा क्वेश्चन में, क्योंकि इबारती प्रश्न भी आते हैं इसमें, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो ये आप अभी टेट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि क्लास में कॉन्सेप्ट मेकिंग भी आपकी हुई है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हुई है, तो उसका प्रयोग आप अपनी कक्षा में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अब हम लोग ये जो ट्रिक समझे है ना, चलिए इस ट्रिक से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सिग्नल ए जो है हर 30 सेकंड बाद हरा हो जाता है। दो सिग्नल की बात हो रही है यहाँ, ट्रैफिक सिग्नल की। हर 30 सेकंड बाद हरा हो जाता है सिग्नल ए, और सिग्नल बी जो है वो हर 45 सेकंड बाद हरा हो जाता है। अब बताइए कि दोनों सिग्नल अगली बार एक साथ कब हरे होंगे? दोनों सिग्नल अगली बार कब एक साथ हरे होंगे? जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, और एलसीएम किसका किसका निकालेंगे? 30 और 45 का, जो मैंने ट्रिक में भी डाला है। और इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? 90 है। वो एलसीएम में निकाल के यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ, मैं केवल आपको बता रही हूँ कि इस तरह के प्रश्न आएंगे और आप तब वहां पर ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जो जो वर्ड्स, जो वोकैबुलरी आपको अगली बार, एक साथ वाला जो वोकैबुलरी है, जब भी ऐसा आएगा तब आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और किसका निकालेंगे? जो आपको 2 नंबर उस क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं? 30 सेकंड और दूसरा है आपका 45। तो 30 और 45 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारा उत्तर आता है 90। ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरा देखिए, ऊपर में आपको 12 टॉफियां दे रही है और दिख रही है, और नीचे में आपको 18 टॉफियां दिख रही है। तो दोनों प्रकार की टॉफियों को बराबर बराबर पैकेट में बांटना है। जब भी ये वर्ड आपको सुनाई दे, दिखाई दे,
बराबर बराबर पैकेट में बांटना है। और प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितनी टॉफियां आएंगी, अभी मैंने जो आपको ट्रिक दिखाया था उसमें था बराबर बराबर बांटना, अधिकतम। जब भी ऐसा ऐसा वोकैब्युलरी आप देखें, आप तुरंत, हो सकता है कई साथियों का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ना हो पाया हो मेरी क्लासरूम में, तो उनके लिए भी मैंने ट्रिक्स रखे हैं। आप इसको देख के सीधा एचसीएफ निकालिए, और एचसीएफ और एलसीएम तो कम से कम आपने निकालना सीखा ही होगा आज, और उससे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 12 और 18 टॉफी था, तो आप इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरह से करिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है तो वैसे भी करिए, ट्रिक यूज करना है तो ट्रिक यूज कर लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन है, बिना कोई गेंद बचाए दोनों रंगों के समान समूह बनाने। देखिए फिर यहाँ पे समान विभाजन की बात आ रही है, बराबर बांटने की बात आ रही है, समान समूह बनाने की बात आ रही है ना। तो क्या करेंगे, किसी ने कुछ लिखा है एलसीएम का, मुझे दिखा नहीं, जल्दी जल्दी चला जाता है मैसेज, पूरा देख नहीं पाती हूँ, और मेरा ध्यान लैपटॉप में रहता है, तो एक बार मुझसे और आप कर लीजिएगा मैसेज, ठीक है, कुछ डाउट हो तो। बिना कोई गेंद बचाए दोनों रंगों के समान समूह बनाने हैं। लाल रंग की 8 गेंद है और 12 जो है वो नीली गेंदें हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई गेंद नहीं बचनी चाहिए और आपको समान समूह बनाने हैं, तो प्रत्येक समूह में अधिकतम मैक्सिमम कितने बॉल आएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। जब भी समान समूह की बात हो और अधिकतम की बात हो, तो हमेशा हम वहां क्या निकालते हैं, एचसीएफ। और यहाँ पर हम एचसीएफ किसका निकालेंगे, 8 और 12 का, और हमारा उत्तर आएगा 4। ऐसे ही साथियों ने बता दिया, ये तो हम फोटो देख के भी ऐसे बता पा रहे हैं ना, कि जब हमको ग्रुपिंग करनी है तो किसकी करेंगे, 4-4 की करेंगे। 8 जो है वो 2 ग्रुप में बट जाएगा 4-4 के, और 12 जो है वो 4-4 के 3 ग्रुप में बट जाएगा। तो ऐसे भी समझ में आ रहा है, लेकिन जब बड़े नंबर होते हैं ना, तो ये ऐसे फिर नहीं समझ आता। मान लो 800 होता, 1200 होता, तो क्या करते, इतनी गेंद बनाते रहते और उसकी ग्रुपिंग करते रहते तो बहुत टाइम लग जाता। तो इसके लिए क्या बनाया गया है, एचसीएफ को लाया गया है, एचसीएफ के फॉर्मूले को लाया गया है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया गया है। और जब भी इस तरह की अधिकतम समूह में अधिकतम वाली बात होगी, तो आप एचसीएफ को निकाल लीजिएगा। तो इसका उत्तर हो गया आपका 4। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं टेट में, मतलब ऐसे भी आते हैं कि 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे भी देते हैं घुमा के। ठीक है, तो ऐसे भी आप तैयारी रखिए, आप हर तरह की अपनी तैयारी रखिए। एचसीएफ, एलसीएम और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपसे ना बने इस क्लास के बाद, तब मैं खुश होंगी, मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत जो है वो सफल हुई। आगे चलते हैं, अब ये है क्विज टाइम आपका। 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये भी मैंने सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए, लेकिन फोटो ला ला के यहाँ लगाओ तो ज्यादा टाइम लगता है, तो मैंने उसको टाइप कर लिया है ना। तो ये सब जो है ये कभी ना कभी टेट में आया है। 84 का अभाज्य गुणनखंड, फिर से मैं बोल रही हूँ, अभाज्य गुणनखंड में हमेशा जो गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। बी का ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि उसके गुणनखंड में क्या दे दिया है, 14। 14 अभाज्य संख्या नहीं है। सी के ऑप्शन में 21 आ गया है, 4 आ गया है, तो ना 4 अभाज्य संख्या है ना 21 अभाज्य संख्या है। डी वाले ऑप्शन में 6 और 14 आ गया है ना। आंसर ए सही है, लेकिन भाई बी और सी और डी क्यों गलत है, ये भी तो होना चाहिए ना बात, क्योंकि हो सकता है किसी साथी के मन में सी लग रहा हो, तो उसको पता चलना चाहिए ना कि सी क्यों नहीं है। ठीक है, तो बी, सी और डी में जो गुणनखंड है वो प्राइम नंबर्स नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए 84 का अभाज्य गुणनखंड का आंसर ए होगा, क्योंकि उसके गुणनखंडों में सारी संख्याएं अभाज्य संख्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में बहुत ऐसे ऐसे छोटी छोटी बारीकियों से दे देता है ना। इसको आप देखिए, 21 और 4 का गुणा करने पे भी तो 84 आता है, 14 6 का गुणा करने पे भी चारों का गुणा करने पे 84 आता है, लेकिन जो जो पॉइंट करने वाली बात यहाँ है कि अप्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। खाली फैक्टराइजेशन बोलता ना तो चारों सही है, अगर खाली फैक्टराइजेशन बोलता तो, लेकिन यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन की बात है तो अप्राइम नंबर ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, बताइए कौन सी संख्या प्राइम नंबर है जो केवल खुद के पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए और किसी के पहाड़े में ना आए। 21 3 और 7 के पहाड़े में आती है 21, तो ए तो नहीं होगा। 39 किसके पहाड़े में आती है, 13 के पहाड़े में। 3 के पहाड़े में 13 किया 39, तो बी भी नहीं होगा। 41
41 बताइए। और 51 किसके पहाड़े में आता है? 17 तिया 51। तो कौन सा हमारा आ रहा है आंसर? सी आ रहा है। ठीक है, जो ऐसी संख्या जो केवल एक के पहाड़े में आए और खुद के पहाड़े में आए उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 41 इज द राइट आंसर, सिंस 41 has no other factors other than 1 and 41. ओके, यहाँ पे सबसे छोटी कंपोजिट यानी संयुक्त संख्या जो प्राइम नहीं होता है वो कंपोजिट होता है, जो प्राइम नहीं होता है, अभाज्य नहीं होता है, वो भाज्य होता है। तो उस संख्या को यहाँ संयुक्त लिखा है, कंफ्यूज नहीं होंगे। भाज्य संख्या कौन सी है? एक जो है वो तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ये आप याद रख लीजिए, उस दिन मैंने बताया था। एक जो है वो ना भाज्य है ना अभाज्य है, दो अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या है, तो बचा क्या? चार। क्योंकि चार जो है वो एक के पहाड़े में भी आता है, दो के पहाड़े में भी आता है और चार के पहाड़े में, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, संयुक्त संख्या भी बोल सकता है आपका, भाज्य संख्या भी आपको प्रश्न में पूछ सकता है। हमेशा क्वेश्चन का इंग्लिश वाला भी जो वर्जन है आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कई चीजें ना इंग्लिश में बहुत स्पष्ट रहती है। ठीक है, तो उत्तर हो गया डी। अब यहां पर बताइए को प्राइम, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था को प्राइम किसको बोलते हैं? सह अभाज्य। सह अभाज्य बताइए। 8 और 15 क्यों? क्यों है सह अभाज्य? बताइए, को प्राइम नंबर्स याद करिए। सेकेंड, अरे यार, हाँ सॉरी, पता नहीं नेटवर्क चला गया था, स्विच ऑफ हो गया था। आवाज आ रही मेरी? पता नहीं स्विच ऑफ ही हो गया था फोन। तो यहाँ पर मेरा प्रश्न है कि को प्राइम किसको बोलते हैं? मैंने पिछले बार आपको बताया था को प्राइम का डेफिनेशन, ऐसे संख्याएं जिनके जो गुणनखंड होते हैं उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो केवल क्या होता है? 1 होता है। अगर 12 और 18 के गुणनखंड की मैं बात करूं तो 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 2, 1, 2। बताइए 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। और 18 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 6 और 9 और 18। ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा है? आपको कॉमन गुणनखंड देखना, दोनों में, दोनों का जो जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए बस। इसमें तो 1 से ज्यादा है ना। अगर मैं 15 और 25 की बात करूं तो 15 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1, 3, 5 और 15। ठीक है,
अगर मैं 25 की बात करूं तो 1, 5 और 1, 5 और 25, तो 1 से ज्यादा आ रहा है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है कॉमन में, मतलब कॉमन में 15 और 25 में कॉमन 5 है। 5 के पहाड़े में 15, 15 के पहाड़ सॉरी 5 के पहाड़े में 15 आता है और 5 के पहाड़े में 25 भी आता है, यानी 1 से ज्यादा है कॉमन डिवाइजर उसके। अगर मैं 8 और 15 की करूं बात, तो यहाँ पर उत्तर सही क्यों है? क्यों? क्योंकि इसका जब हम फैक्टर देखते हैं तो उसमें केवल कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। ठीक है। अगर मैं 21 और 28 की बात करूं तो 1 के अलावा और कौन सा कॉमन फैक्टर होगा? 7। 7 या 21 होता है, 7 चौक 28 होता है ना। इसलिए ये जो है वो सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो को प्राइम नंबर्स को आप कैसे पहचानेंगे? को प्राइम नंबर्स को हम उसके गुणनखंड निकालेंगे और ये देखेंगे कि क्या 1 के अलावा कोई और भी कॉमन डिवाइजर है उसका, और अगर है तो वो फिर क्या होगा? को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर 8 और 15 क्यों सही आंसर है, क्यों राइट आंसर है? क्योंकि जब हम 8 और 15 के गुणनखंड निकाले हैं तो उसमें केवल कॉमन डिवाइजर हमारा क्या आया है? 1 आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 और 36 का एलसीएम बता दीजिए जल्दी से। 24 और 36 का एलसीएम आपको निकालना है। इस तरह के प्रश्न भी पहले आए हैं, ये भी मैंने क्वेश्चन पेपर से लिया है। ठीक है, तो 24 और 36 का एलसीएम क्या आएगा? 72। अभी आप निकाल के देख लीजिएगा, चूंकि क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं जल्दी से आगे बढ़ती हूँ। 5 मिनट हमारा वो नेटवर्क उसके कारण भी चला गया। यहाँ पर देखिए, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 6 और एलसीएम 72 है तो उनका गुणनफल कितना होगा? वो जो मैंने रिलेशन वाली बात की थी, एचसीएफ और एलसीएम के बीच एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है? वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना है? 6 और एलसीएम कितना है? 72। तो दोनों को क्या करेंगे? गुणा करके देखेंगे। तो गुणा करने पे कितना आ रहा है? उसका उत्तर 432। ठीक है, तो ये जो रिलेशन वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ लेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर हर साल पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा पूर्णांक नहीं है? इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन अपने पिछली क्लास का भी रखा है, क्योंकि जब हम टाइप ऑफ नंबर देख रहे थे, फैमिली ऑफ नंबर्स देख रहे थे, तो उसका भी एक रिकैप जल्दी से हो जाए। और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं टेट में, है ना। तो निम्न में से कौन सा पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक किसको बोलते हैं? जिसमें पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर हो और 0 हो। ठीक है, इंटीजर्स, जिसमें धनात्मक संख्याएं हो, ऋणात्मक संख्याएं हो और शून्य हो। तो यहाँ पे देखिए, ऋण 9 तो नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, लेकिन 3/2 जो है वो एक फ्रैक्शन है, एक वो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और इंटीजर्स में, पूर्णांकों में परिमेय संख्या के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, अब यहां पर बताइए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, प्रत्येक सम संख्या अभाज्य होती है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य होती है। ये सबको आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, फटाक से आंसर कभी भी ऐसे क्वेश्चन का मत दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा पहले उसको सोचिए, क्या बोल रहा है? एक अभाज्य संख्या है तो गलत है। एक तो ना अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? सी। सी जो है वो सही है। आप लोग सब सी लिख रहे हैं तब से, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सी जो है इसका राइट आंसर है। इसमें क्या लिखा है? 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी विषम संख्या है, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, उसके बाद 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47। इस तरह से जितनी भी संख्या 2 के बाद आएगी वो सब सम नहीं रहेगी, वो क्या रहेगी? विषम रहेगी। तो ये बिल्कुल सही जवाब है आपका कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये एक क्वेश्चन है, देखिए। एक शिक्षक फैक्टर्स पढ़ाते समय बच्चों को 24 टाइलों से अलग अलग आयत बनाने के लिए कहते हैं। फैक्टर्स पढ़ा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? 24 टाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइल्स यानी टुकड़े, है ना। तो आयत बनाने के लिए वर्गाकार टुकड़े हैं, टाइल्स हैं, उससे क्या बोल रहे हैं? टीचर आयत बनाइए। यह किस शिक्षण दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग सी लिख रहे हैं, वेरी गुड।
बहुत अच्छा, अपने लिए ताली जरूर बजाइएगा, बहुत अच्छा, सभी के राइट आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमने क्विज भी यहाँ पर रखा। यहाँ पे हमने एलसीएम एचसीएफ को जाना, हमने यहाँ पर फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इसको जाना। 5 मिनट 2-3 मिनट के लिए मेरा नेटवर्क वो हो गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आपको जरूर इस कक्षा से फायदा होगा और आप नियमित अध्ययन करते रहें। और गणित की कक्षा तो वैसे भी मुझे लगता है बहुत कोर्स है मैथ्स के लिए, तो थोड़ा सा मैं अभी 24 तारीख तक बिजी हूँ। उसके बाद अगर बन पाया तो मैं 2 क्लास लेने की कोशिश जरूर करूंगी। तो सभी को थोड़ा सा अनम्यूट कर देते हैं, और कोई अगर कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं हैंड रेस करके। और समय हो गया है, सुमित सर यदि कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही है। और आज हमने 3 टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, वो एक साथ है एक टॉपिक, एलसीएम और एचसीएफ, और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखे हैं। क्विज टाइम भी हमने किया। यहाँ पर आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, कुछ कहना चाहते हैं सर? ओके, हाँ थैंक यू मैम। वैसे बहुत बढ़िया, एकदम बारीकी से आपने अभी क्लास ली है एकदम। मतलब जो चीजें क्या होता है, हम भले क्लास लेते हैं, गणित पढ़ाते हैं जी प्राथमिक में भी, लेकिन बहुत जी सारी चीजें ऐसी होती है कि हम तो सीधे पढ़ाते हैं, उसके जो कहाँ से आया, कैसे आया, उसका जी बेस क्या है, इस संबंध में नहीं जान पाते। तो बहुत बढ़िया रीता मैम ने वो बेस हमको बताया, सभी शिक्षक वो जान पाए। और टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न आते हैं। और भी अगर अलग प्रकार के प्रश्न आए होंगे, पिछले 10 साल में आए होंगे, तो वैसे प्रश्न आप पर्सनल मैसेज कीजिए, मुझे कर सकते हैं, रीता मैम को कर सकते हैं, कि वो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका भी हल हम लोग आपको बताएंगे। तो क्लास आज बहुत स्वाति, अच्छी रही, और अलग से प्रैक्टिस भी कीजिए। हाँ जी रीता बिल्कुल। मैम। स्वाति मैडम ने लिखा है ये क्लास रोज होंगी क्या मैम? तो मैथ्स की क्लास एक ही दिन होती है मैम, और बाकी फिर ना दूसरे सब्जेक्ट्स की होती हैं। ठीक है, मैथ्स की केवल मंडे को होती हैं। और आप लिंक से रोज जुड़िए, सेम लिंक रहता है। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वो आपको मतलब उस सब्जेक्ट का डिटेल अध्ययन जो है वो करा देंगे, है ना। थैंक यू सो मच। सभी के कमेंट पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और इतने ध्यान से आप सभी सुनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ